गुड इवनिंग बच्चों। आज आपका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में आगे को बढ़ता हुआ आज की कंसेप्ट सिर्फ सेल आपके लिए, क्योंकि सेल अपने आप में खुद एक चैप्टर है। सेल के बारे में जब हम बात करेंगे तो सेल अपने आप में खुद एक चैप्टर है। और आज की क्लास लाइव ना करके आपको मिलेगी बिना लाइव, कम लाइव, आधी लाइव, सब जो लाइव है बस रिकॉर्डिंग देखेंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल। और किसी को कुछ भी आज पता ना हो तो आज से अपनी ज़िंदगी में शुरुआत कर सकता है। 12th की फिजिक्स की यही एक खासियत है। 11th की फिजिक्स में बड़ी दुश्वारियाँ हैं। वेक्टर छूटा तो गई कहानी, हाँ ख़त्म, गई भैंस पानी में। हाँ, फिर कुछ पकड़ाएगा नहीं एक को, रोज़ तुम्हारे लिए दर्द बनेगा। लेकिन अगर 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे मान लो कूलाम छूटा तो फिर ये तो नहीं कहता हूँ कि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी या फिर पोटेंशियल आएगा या गॉस थ्योरम आएगी या बहुत अच्छा कैपेसिटर समझ आएगा, क्योंकि आपका कूलाम छूट गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चली गई। इसी तरह करंट में शुरुआत का करंट आपने पकड़ा है तो फिर एक फेज जहाँ तक कल था वो कल के कनेक्टिविटी में था। अब जहाँ से आज से ये सेल है, सेल के आगे किरचॉफ, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन, ये सब आपको पकड़ाएंगे बिना किसी परेशानी के। फिर ये जब गुजर जाएगा सब तो फिर मैग्नेट जब शुरू होगा तो उस मैग्नेट का इन दोनों से कोई कनेक्शन नहीं है। तो 12th की फिजिक्स में एक अच्छी बात यही है कि एक आध महीने 15 दिन अगर बैकफुट पर आ गए हैं तो उसे छोड़ दो, भूल जाओ, वो तुमको दर्द नहीं देगा आगे। हर दिन एक नई शुरुआत कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल जिसे हम लोग बैटरी कहते हैं, बैटरी देखिए ना। तो सबसे पहले व्हाट इज सेल, इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी कि सेल क्या होता है। तो सेल देखा तो सब ने है, लेकिन सेल होता क्या है इसकी डेफिनेशन कोई हमसे पूछे तो हम सेल के बारे में क्या बताएंगे दुनिया को। इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच मेंटेन ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी सर्किट। मेरे ख्याल से कल का वीडियो देखा होगा तो मज़ा आ गई होगी। तो आज भी यस, बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बिल्कुल सबकी कॉमन सेंस वाली बात है कि ये इलेक्ट्रिक सेल क्या है। देखिए कल पढ़ने का मज़ा है ना कि कल हमने जो पढ़ा तो पढ़ा वाला आज समझ आ रहा है, आज उसे लाइव बैठ के पढ़ रहे हैं। आज और मज़ा आ जाएगी तो एकदम दिमाग में परमानेंट हो जाएगा, हमेशा के लिए थ्योरी बैठ जाएगी। और जब थ्योरी किसी चीज़ की अच्छी बैठती है तो न्यूमेरिकल लगाने का औचित्य नजर आता है कि नहीं। तो क्या था मामला, इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच कंटिन्यूअस मेंटेनिंग फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी सर्किट बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो देखिए अब आज ज़्यादा कुछ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं रहेगी। कल की वीडियो को रिवाइज कर रहा हूँ तो हमें लगता है जल्दी पूरा कर लेंगे इसको हम। हाँ बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक सेल की डेफिनेशन हो गई। अब इसकी सबसे फर्स्ट मोस्ट कंसेप्ट आती है जहाँ बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, EMF ऑफ अ सेल। यस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF ऑफ अ सेल। अब इसका फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसको लोग कहीं और दुनिया के डिफिनीशन में ले जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नथिंग ए मैटर, इट इज द वोल्टेज ऑफ सेल। इट इज द वोल्टेज ऑफ सेल। ये सेल के वोल्टेज को कहा जाता है, सेल के। और हमने बचपन से आज तक ऐसा नहीं है कि हाथ में कोई सेल लेके देखा ना हो। जो सेल हाथ में लेके देखा होगा, घड़ी में लगाने वाला, रेडियो में लगाने वाला, टॉर्च में लगाने वाला, खिलौने में लगाने वाला, वीडियो गेम में लगाने वाला, ये भी तो एक सेल है। ये बैटरी रखी है आपके पास, इट्स आल्सो ए सेल। बैटरी का मतलब, उसको बैटरी का मतलब कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, छोटे छोटे सेलों का कॉम्बिनेशन ही बैटरी है। तो अगर आपने बैटरी देखी होगी तो उसका वोल्टेज भी देखा होगा। पूछना मैं आपसे चाहता हूं कि जो बैटरी आपने देखी है, हाँ 12 वोल्ट वाली हमारे नीचे रखी है, और जो आपने कभी कभार हाथ में ली होगी सेल के नाम पर या बैटरी के नाम पर, वो कुछ ऐसी रही होगी और सबको इंतज़ार होगा इसके वोल्टेज का, वो 1.5 वोल्ट। वो जो 1.5 वोल्ट होता है वो इस सेल का EMF होता है, समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ इसे समझना बहुत जरूरी, समझ गए तो थिंग तक पहुँच जाएगा बहुत तेज़ी से। वो जो 1.5 वोल्ट होता है वो सेल का EMF होता है। और अगर आपसे कोई EMF की डेफिनेशन पूछता है तो हम लोग पिछले ज़माने में वोल्टेज की डेफिनेशन पढ़े थे। जब वोल्टेज का चैप्टर पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो वोल्टेज के बारे में पढ़े थे ना। तो वोल्टेज क्या था, वर्क डन बाय मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट। यहाँ इनफाइनाइट का तो मामला ही नहीं है। सेल को आप एक सर्किट से कनेक्ट करोगे तभी ये सेल एक्टिवेट होगा।
तो 1 कूलाम का चार्ज सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक मूव करे, या पूरे सर्किट में मूव, जब यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो पूरे सर्किट में भी मूव करेगा, और जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ रुकेगा थोड़ी ना, तो घूम के वापस आएगा। 1 कूलाम का चार्ज पूरे सर्किट के सर्कुलेट करने में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन ही उस सेल का ईएमएफ होता है। अब सुने, ईएमएफ जो होता है इसका कैपिटल ई रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन कैपिटल ई हम आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को नोटेट करने में ये शब्द लगा चुके हैं। तो अब अगर कैपिटल ई और लगा देंगे तो हो जाएगा बवाल, आप समझ नहीं पाएंगे कि यार कैपिटल ई है क्या, वो ईएमएफ है क्यों कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फिर होता क्या, हमको तीसरे प्रकार की अंग्रेजी सिखाई जाती है बचपन में कर्सिव लेटर, आज हम लोग उसका यूज करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, कर्सिव लेटर का यूज करेंगे। अब वो हमसे भी ज़्यादा बनता नहीं है, समझो यही है कर्सिव लेटर। अच्छा लग रहा है ना, ठीक है, बढ़िया है। तो कर्सिव लेटर में जब हम ई पाएंगे तो इसको कहेंगे W/Q। क्यों अमन, W/Q। तो Q अगर 1 है तो 1 कूलाम चार्ज को बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में वर्क डन जो होता है वही उस सेल का ईएमएफ होता है। और ईएमएफ इज नथिंग, किसी और सेंस में से कभी मत ले जाएगा, ईएमएफ इज द वोल्टेज ऑफ सेल। तो वोल्टेज की डेफिनेशन V = W/Q पढ़ते थे, तो आज कुछ हुआ नहीं है, V को बदल के E लिखा गया है। और तो E को लेकर के कन्फ्यूजन हो, अपनी बुक्स में E इस कर्सिव लेटर में न लिख करके ज़्यादातर जगह कैपिटल ई ही लिखा गया है। तो जब इस चैप्टर में कहीं कैपिटल ई का मामला है तो याद रखिएगा वो कैपिटल ई कुछ और नहीं, ईएमएफ ऑफ अ सेल है। ठीक है, इस मामले में याद रखिएगा, खासकर जब सेल पढ़िएगा तो ई को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे कर्सिव लेटर का ई ज़्यादातर जगह लिखा हुआ है, कहीं कहीं कैपिटल ई भी घुसा हुआ है, तो आप परेशान नहीं होंगे। हाँ नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर और आगे स्मॉल ई होगा। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात आएगी, अभी मैग्नेटिक में जब पढ़ाऊंगा तो स्मॉल ई आएगा, तो E = वो भी वोल्टेज ही होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी वोल्टेज ही होगा, उसको स्मॉल ई लिखा जाएगा। सेल के ईएमएफ को कैपिटल ई लिखा जाता है, और कैपिटल ई मतलब कर्सिव लेटर का ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई लिखा जाता है। तो दोनों का फर्क समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ ईएमएफ ऑफ सेल भी एक स्मार्ट सी कंसेप्ट है, जल्दी से समझ में आ गए। कल का बैकअप आपको आवाज़ दे रहा है, कल का कंसेप्ट जो ईएमएफ ऑफ सेल था वो भी क्लियर हो गया। तो देखो हमने क्या कहा, डेफिनेशन अपनी किताब में कभी ऐसा नहीं कि कोई मास्टर लिखाएगा वही तुम्हें लिखनी है, अपनी थिंक तक वो पहुँचनी चाहिए, क्योंकि इतनी मोटी सी किताब होती है, तुम कैसे याद कर लोगे? तुम क्या एनसीईआरटी की लाइन याद कर सकते हो? इतनी गंदी लिखी होती है उसकी लाइन, इतनी घटिया लिखी होती है कि पढ़ने से दिल टूटता है। मतलब अगर कहीं एक आध पन्ना कभी खोलो तो मन दिल सब टूट जाता है उसी में, क्या क्या याद आने लगता है, कुछ समझ नहीं आता है ना, उसमें पूरा मूड ख़राब हो जाता है। तो एनसीईआरटी की लाइन हम आप पढ़ सकते हैं, इतना काबिल नहीं है कि उसको पढ़ के याद कर लें। सही बात है, समझ रहे हो? और इस किताब की कहीं डेफिनेशन याद करने जाएंगे तो इसी में बिला जाएंगे, इसी भर के होंगे। तो उसमें क्या है कि आपके पास एक रास्ता होता है, जिस शिक्षक से आप पढ़ते हो वो शिक्षक आपको बताता है उस चीज़ का कंक्लूजन निकाल के। वही हमारे शिक्षक के और विद्यार्थी के बीच में वो किताब शिक्षक और किताब के बीच में एक कंटेंट होता है। ये कंटेंट लेने के लिए आपको कोचिंग करना होता है, या पर्सनल ट्यूटर खोजते हो, या कुछ भी करते हो, है ना, या आप कोई ऑनलाइन चैनल पकड़ते हो, जो भी पकड़ते हो वो इसी का डिफरेंस है। और जिससे समझ में आ जाए उसी से पढ़ो। फर्जी है फलाने बहुत अच्छा पढ़ाते हैं उससे मत पढ़ो, समझ में आ जाए तो पढ़ो, ना समझ में आए तो घर जाओ। हाँ, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल होना चाहिए। कोई कोचिंग ठेका नहीं उठा लिया है, किसी ऑनलाइन मास्टर ने ठेका नहीं उठाया कि हम ही सबको पढ़ाएंगे। जिससे तुमको समझ आए उससे पढ़ो, बात खत्म। ज़बरदस्ती किसी कहने से किसी कई जगह एडमिशन मत लो, बस समझ में आए तो बैठो, नहीं समझ में आए तो घर जाओ। तो ईएमएफ ऑफ सेल समझ में आ गया अमन? ईएमएफ इज द सेल ऑफ क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल वर्क डन बाय यूनिट चार्ज मूविंग फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल ऑफ सेल इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल। दैट्स करेक्ट। अब इसके बाद इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंटरनल रजिस्टर। हमें तो लगता है कल अगर आपने मन से देख लिया होगा, इतना मेहनत से उस वीडियो को मैंने बनाया है, 3-4 वीडियो कंसेक्यूटिव हैं। हाँ, 3-4 वीडियो कंसेक्यूटिव, हाँ 800 समथिंग के व्यू हैं। अभी तुमको कंसेक्यूटिव में अभी सेल के न्यूमेरिकल का एक है, फिर किरचॉफ का एक वीडियो है, उसमें और ज़्यादा हैं व्यूज़। और बहुत उसके कमेंट देखना, 200-200 500 कमेंट्स कर डाले लोगों ने। हाँ, कर दिए। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। पिछले साल बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत कर करके सब बनाया था, रेडी किया था। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ये भी एक बहुत खास चीज़ है। अगर ये नहीं समझा इलेक्ट्रिसिटी में, समझो कुछ नहीं समझा।
तो कल देखा होगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मज़ेदार चीज़ ही, कंसेप्ट इसकी बहुत क्लियर था, एकदम उम्दा कंसेप्ट थी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, तो पहले इसको समझे और फिर बाद में हम लोग इसको लगाएंगे क्या माजरा है। मेन मैटर है कि न्यूमेरिकल हमें तभी समझ में आते हैं जब आप उसकी थ्योरी को एकदम एक्यूरेट करते हो। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या मामला है, सुनिएगा। आपको पता है दुनिया में ऐसा कोई मटेरियल आज तक मनुष्य ने बनाया ही नहीं है जो सुपर कंडक्टर हो। बनाया है क्या मनुष्य ने, इंसान ने सुपर कंडक्टर आज तक बनाया है क्या? कभी नहीं बनाया है। तो सेल भी ऐसे किसी न किसी मटेरियल से बना होगा जो धरती में मिलता होगा, और धरती में सुपर कंडक्टर अब तक मिला नहीं है, और आदमी ने बनाया नहीं है, वैज्ञानिकों ने बनाया नहीं है। तो ये सेल भी ऐसे किसी न किसी मटेरियल से ही बना होगा जो धरती में मिलता है। क्या आपको पता है सेल किस किस मटेरियल से बनता है? सेल कभी तोड़ा है? सबने तोड़ा होगा। हाँ, ब्लैक कलर की एक रॉड निकलती है, काला काला पाउडर भरा रहता है, ऐसे तो होता है। तो जो ब्लैक कलर की रॉड निकलती है, मैं आपको बता दूँ, प्योर कार्बन की रॉड होती है, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। और जो पाउडर भरा रहता है वो MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का ही, कार्बन पाउडर का मिक्सचर होता है। तो हो गया, ये दुनिया में मिलने वाला मटेरियल ही है और उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इसीलिए होगा ज़रूर। तो आप यहाँ से बात करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बारे में क्या बताएंगे? रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ सेल, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। यस, किसी सेल के अंदर जो उसका मटेरियल होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है, वही सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये अंदर का रेजिस्टेंस है क्योंकि सेल के अंदर होगा, इससे इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। ये भी छोटी सी बात थी। अब आपसे कोई कहता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस दुनिया में हर मटेरियल का होता है, R = ρL/A के हिसाब से। ये भी कोई ना कोई मटेरियल ही है जो अंदर घुसाए हो आप, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? अब क्योंकि वो इंटरनल है, अंदर है, इसलिए उसको स्मॉल r नाम दे दिया गया है। स्मॉल r जो अपना उसका नाम पड़ा है, अभी सार्थक करेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कंसेप्ट है। तो एक और तीसरी कंसेप्ट आपकी हो गई। क्या क्या पढ़ लिया आपने? सेल की डेफिनेशन पढ़ ली, सेल का EMF पढ़ लिया, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ लिया, और सेल की थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल की आखिरी कंसेप्ट हमारे पास आती हुई टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ सेल। अगर आप इस कंसेप्ट को, इस डेरिवेशन को समझ जाओगे तो इसके बाद पूरी ज़िंदगी में कभी झमेला समझ में नहीं आएगा तुमको सेल को लेकर के, और फिर बाकी का काम सेल के क्वेश्चंस कराने से शुरू होगा। ठीक, तो टॉपिक हमारे पास है टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ सेल। इसे बस थोड़ा सा 5 मिनट गहराई से देखिएगा। टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल माने होता है किनारा, है ना? टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ सेल क्या लिख दिया है? टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ सेल। तो जिन बच्चों ने सेल देखा है, तो अब सेल को तो इस प्रकार हम नोटेट करेंगे। हर सेल का EMF E, हर सेल के अंदर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। स्मॉल r कहीं लिखा है तो इसका मतलब मस्ट बी दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये सेल के अंदर बैठा है। अब इसको हम क्या करेंगे, हमेशा जब तक इस चैप्टर को पढ़ोगे आप देखते रहोगे, ऐसे ब्लॉक डायग्राम के अंदर इसको बंद किया होगा। ये ब्लॉक बताता है कि ये जो छोटू है वो अपनी मम्मी के पेट में, यही तो है, यही तो बताता है। इसकी बड़ी डिटेल स्टडी है। अगर आप नहीं करोगे वैसे स्टडी तो आपको ये छोटू जीने नहीं देगा, जान लीजिए। ये हमेशा ब्लॉक में बंद होगा। जब भी कभी इंटरनल रेजिस्टेंस और सेल का मामला आएगा, ये ब्लॉक के अंदर बंद होगा। और जब आप इस सर्किट को पूरा नहीं करवाओगे, मान लो यहाँ से टूटा पड़ा है, तो किसी काम का है क्या ये सर्किट? ये सर्किट तभी जब पूरा काम करेगा जब इस सर्किट को एक पाथ दे दिया जाएगा। इस सर्किट को एक पाथ। तो जैसे आप ये सर्किट कंप्लीट करते हो, इस बैटरी से होते हुए इस सर्किट में करंट फ्लो होती है। जैसे सर्किट में करंट फ्लो होती है तो उस करंट को हम क्या नाम देते हैं? I। और करंट के लिए मैं पीछे पूरी ट्रेनिंग देता रहा हूँ लगातार। सर्किट के नेट करंट = नेट रेजिस्टेंस, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो सर्किट का नेट वोल्टेज है कितना? E। नेट रेजिस्टेंस है कितना?
यस। तो ये करंट जब इस स्मॉल आर से होकर पास होगी, तो मैंने करोड़ों बार इसकी थ्योरी बताई, हमेशा इसकी थ्योरी बताई कि जब कोई करंट किसी रेजिस्टेंस से पास होती है तो वो वोल्टेज खाता है, वो वोल्टेज खाता है। अगर आप चाहते हैं कि वो वोल्टेज कितना खाता है, तो छोटू कितना वोल्टेज खाता है, तो वोल्टेज पता करने के लिए उस करंट को छोटू के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। आपने कर दिया तो छोटू ने क्या वोल्टेज खाया ये पता चल गया सदैव। और जब आपको ये पता चल गया तो आप टर्मिनल पर वोल्टेज की तलाश में निकले थे। टर्मिनल तो ये किनारे हुए ना, तो जो किनारों पर वोल्टेज होगा, हमने बताया पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल में वोल्टेज, तो छोटू जितना वोल्टेज खा लेगा अपनी मम्मी का, बचा हुआ वोल्टेज जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल ही तो कहलाएगा। तो आप अगर इसे टर्मिनल पोटेंशियल नाम देते हैं, तो टोटल ईएमएफ इसकी मम्मी का कैपिटल ई था, और माइनस छोटू ने ऊपर क्या खाया था ये पता चल गया है आपको। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन दें तो कॉमन आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर चढ़ेगा, स्मॉल आर आर गायब हो जाएगा, बचेगा ऊपर कैपिटल आर अपान स्मॉल आर प्लस आर। तो ये थ्योरी तो एक नाटक है, सही बात देखा जाए तो जो डेरिवेशन है ये एक नाटक है। बेसिकली जब न्यूमेरिकल हमारे सामने आते हैं तब हमें सत्यता का बोध होता है कि हमने क्या लगाया है। तो थ्योरी तो यही इतनी थी, ठीक। तो सीधे आप हमें दे दीजिए किताब, हम आपको बिना रुके बताते हैं इसके एग्जाम्पल। तो पहले सेल के बारे में समझते हैं, फिर सेलों का कॉम्बिनेशन सिखाएंगे भी। 2-3 न्यूमेरिकल बता दें, फिर सेलों का कॉम्बिनेशन यही सिखाते हैं आपको। और सेलों के कॉम्बिनेशन से जब आप बाहर निकलोगे तो फिर आपको आगे ले चलेंगे। अभी फ़िलहाल कुछ एक न्यूमेरिकल का वक्त है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी तो बहुत कुछ है इस चैप्टर में, अभी तो 5-7 दिन मज़ा आ जाएगा। बराबर टाइम की यूनिट है। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पहले सेल के बारे में बात करेंगे, सेल के कुछ न्यूमेरिकल पर आपको बात कराएंगे। ये सेल की थ्योरी ख़त्म हो गई। सेल की थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। कल की वीडियो जो थी आपकी वो पावरफुल वीडियो थी, उसमें सेल ने आपने एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, करीब 30 मिनट की वीडियो थी, उसमें हर चीज़ हमने खूब डिटेल में बताई थी। और सारी वो भी बात थी, वो कल का पढ़ा हुआ था कि आज ताज़ा आपको ये समझ आ रहा था, है ना। इसको हटा देते हैं, दोबारा रीडिस्कस कर दिया, क्योंकि उसमें हिंदी के टर्म बहुत सारे मैंने यूज किए थे, तो इसमें अब अंग्रेजी आनी थी, इसलिए दोबारा छोटा सा वीडियो बन गया। चलिए, अब हम चाहते हैं कि आप सेल के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल, किताब जरूर ले लीजिएगा अमन आप, एस एल अरोरा, ठीक है। वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 998, गलत लिखा, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 2 वोल्ट सेल, internal resistance 2 ohm, find the PD across voltmeter across the terminal of cell and percentage error in the reading of voltmeter। सवाल सुनिएगा, 74 नंबर एग्जाम्पल है। इनका कहना है एक वोल्टमीटर है, उसका रेजिस्टेंस 998 ओम है, जबकि इन्होंने स्टेटमेंट गलत लिख दिया है। ए वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ ठीक है, ए वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 998। एक वोल्टमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 998 ओम, is connected across a battery of EMF 2 वोल्ट। EMF सेल का जो EMF है वो 2 वोल्ट है, और इसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी 2 ओम है, स्मॉल आर भी 2 ओम है। और छोटा सा सवाल पूछा है, फाइंड द PD अक्रॉस वोल्टमीटर, वोल्टमीटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज लग रहा है, मतलब ये वाला वोल्टेज चाहिए। ये वोल्टमीटर मतलब एक रेजिस्टेंस है ये 998 ओम का, तो हमसे कह रहा है यहाँ पर वोल्टेज बताइए। तो यहाँ पर वोल्टेज निकालने के लिए आपको पता है सर्किट की करंट निकाले बिना कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहले ये एक सर्किट है, ये कोई सेल्फ हेल्प कुछ नहीं है, ये एक सिंपल सर्किट है हमारे लिए, जिसकी सबसे पहले करंट हमें मेजर करनी चाहिए। I = V/R, सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज 2 वोल्ट और सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 998 के साथ 2 की सीरीज है 1000 ओम। इतनी करंट इस छोटू के पेट से पास होगी, और छोटू का केवल एक ही काम है, वोल्टेज खाना। छोटू का केवल एक काम है, छोटू अपनी मम्मी के पेट में बच्चे को खाना चाहिए, तो छोटू को भी खाना चाहिए, तो छोटू खाना खाएगा। छोटू कितना खाना खा लेगा या अपनी मम्मी का कितना वोल्टेज खा लेगा, यही शॉर्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। V अक्रॉस स्मॉल आर इज इक्वल टू IR। तो कितना करंट है बाबू यहाँ, और छोटू का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम।
तो अपनी मम्मी के वोल्टेज का कुल इतना पार्ट ये छोटू खा गए भाई साहब। हाँ 10⁻³ था ना नीचे, ये ऊपर जाएगा तो 2 × 4 × 10⁻³ होता तो 0.004, इसको लिख सकते हैं ना 4 × 10⁻। तो 2 वोल्ट में इतना वोल्ट तो भाई साहब छोटू जी खा गए। तो जो बचा होगा वही तो इस वोल्ट मीटर के क्रॉस होगा। जो बचा हुआ वोल्टेज होगा छोटू से खाने के बाद जो बचेगा वो बचा हुआ वोल्टेज आर पार इनके क्रॉस दिखेगा। तो V अक्रॉस कैपिटल R अगर हम चाहते हैं, 2 वोल्ट था छोटू का वोल्टेज, 2 वोल्ट था इस छोटू की मम्मी का वोल्टेज, छोटू ने खा लिया 0.004, जो बचा हुआ आपका जवाब होना चाहिए। अब इसको इसमें घटा लीजिए तो आपको जवाब आएगा। घटाने का काम कक्षा 2 के बच्चों की तरह करना है आपको, ऐसे 2.004 ऐसे घटाएंगे ना तो 10 में वो चला जाएगा 6, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9, फिर हाँ 1.996। छोटे वाले बच्चों की तरह देखें तो 1.996। दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल ड्यू टू छोटू, है ना, ड्यू टू छोटू। तो एक सवाल तो यही पूछा गया था। इसके बाद पूछा इसी में एक दूसरा सवाल, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन रीडिंग। रीडिंग का परसेंटेज एरर चाहते हैं, रीडिंग का। तो जितना छोटू खा गया वही एरर आ जाएगी, जितना छोटू खा गया वही तो एरर आएगी। तो छोटू कितना खा गया, 0.004 वोल्ट खा गया। और जब आपको परसेंटेज एरर चाहिए तो छोटू ने जितना खाया अपान जो ओरिजिनल वोल्टेज था वो, और परसेंटेज निकालने में ज़िंदगी भर तो यही किया, पाए अपान ओरिजिनल इंटू 100। जैसे कक्षा 11 में आप जब थे तो 600 नंबर के 500 नंबर के टोटल में आपको 450 नंबर दिए गए ना, कितने परसेंट आए। तो जो पाए अपान ओरिजिनल इंटू 100, बचपन से परसेंटेज ऐसे तो निकालते रहे हैं। तो रीडिंग का परसेंटेज के एरर का परसेंटेज चाहिए। तो ये जो 0.04 वोल्ट खाया है छोटू ने, ये एरर है। छोटू वोल्ट, अगर ये छोटू ना होता तो छोटू वोल्टेज ना खाता, छोटू वोल्टेज ना खाता तो छोटू की मम्मी का पूरा वोल्टेज इस वोल्ट मीटर द्वारा नापा जाता। लेकिन छोटू ने क्योंकि कुछ खा लिया है तो जो खा लिया है वही तो एरर है। तो जो खा लिया वो एरर अपान टोटल इफेक्टिव वोल्टेज इनटू करेंगे 100। अब इसे कैलकुलेट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें लगता है 0.2% हमारा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, कुछ व्यवहारिक गणित, कुछ व्यवहारिक साइंस तुम्हारे जब दिमाग में घुसती है तो पढ़ने में आनंद आता है। और नहीं वही बैल की तरह पढ़ो लिखो बस हो गया, बैल बने रहो ज़िंदगी भर। हाँ वही करें, उससे कोई मतलब नहीं है कि बैल आपा पढ़ो बैल बने रहो। पढ़ाई का मतलब होता है पढ़ाई एंटरटेनमेंट लेके जाए, पढ़ाई मज़ा लेकर आए, समझ आए कि पढ़ाई क्या है। आप देखते हैं हमारे खान सर को पूरा दुनिया लाइक कर रही है। धीरे धीरे उस व्यक्ति के लोग बढ़ते जा रहे हैं, उसके स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भले वो जीएस पढ़ाते हैं लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अपडेट इतनी रिसर्च वाली होती है। क्योंकि एंटरटेन, वही बेकार सी चीज़ जो दुनिया कभी पढ़ती नहीं थी वही वो पढ़ाते हैं, तो लोग आधा घंटा पढ़ने बैठ जाते हैं, चाहे जितनी देर पढ़ाई पढ़ते रहेंगे। फ़र्क क्या है? शिक्षक का फ़र्क है ना। वही चीज़ पहले भी होती थी, वही चीज़ आज भी है। तो फ़र्क किस चीज़ का है? शिक्षक का है। शिक्षक का फ़र्क होता है, वो फ़र्क पैदा करता है। चलिए एक और बढ़िया सवाल आपके लिए, समझ में आ गई बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। अगला सवाल 75। 3-4 एग्जाम्पल यहाँ ऐसा रस उठा के भी मैं समझा रहा हूँ, ये तुम्हारे भेजे में जाते ही तुम्हारा कार्यक्रम बन जाएगा। आराम से पूरे सवाल लगाना। कितने सवाल हैं? एग्जाम्पल 73 से लेकर के सेलई सेल झोंका 86 तक 14 एग्जाम्पल हैं और 13 क्वेश्चन हैं। सब लग जाएंगे, बस केवल थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 3-4 क्वेश्चन का भरोसा होना चाहिए कि हमें ये चीज़ आ गई है। अगला सवाल एग्जाम्पल 75 मैं पढ़ता हूँ। इन द सर्किट शोन ए फिगर 3.93 75 नंबर एग्जाम्पल है। एक सर्किट शोन किया गया है, मतलब दिखाया गया है। एक बैटरी है, बैटरी के आर पार यहाँ पर एक वोल्ट मीटर है। बैटरी के इस बगल में एक एमीटर लगाया गया है। यहाँ पर एक बड़ा रेजिस्टेंस कैपिटल R लगाया गया है और यहाँ एक स्विच की भी व्यवस्था की गई है। ये सर्किट शोन है। एमीटर लिखा हुआ है इन द सर्किट शोन वोल्टमीटर रीड 1.5 वोल्ट व्हेन की इज ओपन। व्हेन, ध्यान से समझिएगा, व्हेन की इज, जब ये की ओपन है तो ये वोल्टमीटर 1.5 वोल्ट पढ़ता है। अब देखो जब ये की ओपन है तो एक बात पक्की है
कि इधर होकर के कोई करंट जा ही नहीं रही होगी। तो अगर यहाँ छोटू मौजूद भी होगा और बैटरी है तो छोटू का होना लाजमी है, होना ही है। छोटू मौजूद भी होगा लेकिन वो भूखा रहेगा। क्यों? यहाँ से सर्किट करंट पूरी नहीं ले रहा है, देख पा रहे हैं ना, सर्किट की करंट कट गई है। छोटू है तो अपनी मम्मी के पेट में, लेकिन यहाँ ये सप्लाई पूरी ना होने की वजह से छोटू भूखा है, छोटू खाया ही नहीं है। तो इसकी मम्मी का जो भी वोल्टेज है वो भाई साहब ये रीड कर लें, क्योंकि एमीटर के बारे में माना जाता है जब आइडियल एमीटर होता है तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। सबको पता होगा आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। यस, तो इधर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के चलते करंट नहीं घुस पाई है और इधर सर्किट ऑफ होने के, स्विच ऑफ होने के चलते करंट नहीं निकल पाई है। तो जब छोटू के अंदर से पेट से करंट पास नहीं होगी तो छोटू को खाना नहीं मिलेगा, बात खत्म। छोटू को खाना तभी मिलेगा जब करंट पास होगी, करंट सर्किट पूरा करेगी। तो यहाँ सर्किट पूरा हो रहा है क्या? ऊपर से सर्किट पूरा हो रहा है क्या? देखिए सर्किट बना तो कंप्लीट दिख रहा है, लेकिन वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो जाए तो करंट खुद ब खुद जीरो हो जाएगी। ये वोल्टेज बैटरी का कुछ भी हो, स्मॉल आर प्लस इनफाइनाइट करिएगा कि नहीं करिएगा? इनफाइनाइट किसी संख्या के साथ जोड़ा जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, और इनफाइनाइट को किसी से डिवाइड किया जाता है तो वो जीरो हो जाता है। यानी छोटू को आज भोजन नसीब नहीं होगा, ना इधर से ना इधर से। जब छोटू नहीं खाएगा तो इसका मतलब इसकी मम्मी का जो भी वोल्टेज होगा वो वोल्टेज भाई साहब ये वोल्टमीटर साहब नाप लेंगे। तो सवाल को पढ़िए, लिखा हुआ है व्हेन की इज ओपन, व्हेन की इज ओपन वोल्टमीटर रीड 1.5। यानी इनडायरेक्ट तरीके से हम आपको बता रहे हैं इस सेल का ईएमएफ ही तो रीड किया होगा इस बैटरी ने, इस वोल्टमीटर ने, बताइए। क्योंकि छोटू ने अगर कुछ नहीं खाया तो अगर इस वोल्टमीटर ने जो भी लोड लिया, जो भी वोल्टेज पाया, वो किसका वोल्टेज था? बैटरी का वोल्टेज था, जो कि कितना है? 1.5। अब देखिए अगली कहानी, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जैसे ही स्विच को क्लोज किया गया तो जो ये वोल्टेज पहले 1.5 था वो वोल्टेज चेंज होकर 1.35 हो गया। अब आप तुरंत ही अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर आपकी कंसेप्ट मजबूत है तो, आपने सुना समझा है तो, आपको साइंस बनती है तो, ये वोल्टेज आखिरकार जो 0.15 था वो गया कहाँ? तो छोटू खा गया। 0.15 आखिरकार गया कहाँ? छोटू खा गया। तो छोटू ने कितना वोल्टेज खा लिया? 0.15। हाँ, तो कहते हैं कि वोल्टमीटर रीड 1.35 एंड एमीटर रीड 1.5 एम्पियर, और एमीटर की रीडिंग 1.5 एम्पियर हो गई है। 1.5 एम्पियर। पूछा होगा छोटकू की वैल्यू बताओ, बड़कू की वैल्यू बताओ। छोटकू अपनी मम्मी के पेट में है तो कितने महीने का हुआ है? ये बड़कू जो पहले बाहर आ गए हैं ये कितने साल के हो गए हैं? हाँ, बड़कू साल के हो गए होंगे ना, छोटकू महीने में होंगे। यही तो, मम्मी के पेट में महीने चलते हैं, बाहर आके साल चलते हैं। तो बड़कू तो बाहर आ चुके हैं पहले से, तो ये कितने साल के हैं और छोटू कितने महीने के हैं पूछा गया है। छोटू स्मॉल आर की वैल्यू बताओ, कैपिटल आर की वैल्यू बताओ, यही प्रश्न पूछेगी और दो चीज़ हो नहीं सकती। फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल, जो पहले निकल गया है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, पता ही लगाना है, हम एक्स्ट्रा चीज़ देते हैं वो पता लगाओ। चलो देखिए, अब हमें इसी इंफॉर्मेशन से पता चल गया छोटू ने कितना वोल्टेज खाया है, 0.15। भाई स्विच ऑन करते ही वोल्टमीटर के अक्रॉस जो नया वोल्टेज था 1.35 आया, तो छोटू ने टोटल कितना वोल्टेज खाया? तुरंत साइंस इमीडिएट पकड़ेगी कि ये वोल्टेज आखिरकार ड्रॉप क्यों हुआ, क्योंकि अब करंट पास होने लगी तो छोटू वोल्टेज खाने लगा। छोटू कितना वोल्टेज खाया था? इतना, इज इक्वल टू आई आर। वी आर इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो आई कितनी है? स्मॉल आर, यानी छोटू का रेजिस्टेंस चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप तुरंत आंसर निकाल पाएंगे। यहाँ एक जीरो बढ़ा दें, इन पॉइंट्स को उड़ा दें, 15 को 150 से काट दें, यहाँ आएगा 10। व्हाट बिकम आर? निकल गया क्या? कितनी, देखिए ये जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वाकई कॉम्प्लिकेटेड है, मैं जानता हूँ। अगर आपको सेल समझ में ना आए तो ज़िंदगी में कभी आप इन सवालों के जवाब नहीं निकाल पाइएगा, लेकिन आज आ गया इसलिए सरल लग रहा है। अब सेल का ईएमएफ भी हमें पहले से ही पता है, 1.5 है। हमने एक एक्स्ट्रा सवाल इसी क्वेश्चन में एसएलआर से बाहर निकल के कर दिया, कैपिटल आर की वैल्यू भी बताओ। तो देखिए छोटू ने पूरे वोल्टेज का इतना वोल्ट खा लिया है, तो बचा वोल्टेज जो था वो बड़कू खाएंगे। तो बड़कू के क्रॉस कितना वोल्टेज है टोटल? मम्मी का था 1.5, छोटू खाए 0.15, तो बड़कू के बचा वोल्टेज जो टर्मिनल पोटेंशियल है बड़कू तो खाएंगे।
तो V बराबर आई आर, तो I तो सेम होगी, I सेम है भाई, एक सर्किट की एक करंट, और कैपिटल R 15 नहीं है 0.9। अगर कैपिटल R पूछा जाता तो वैल्यू कितनी होती? 0.9 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा जाता तो कितनी वैल्यू होती? 0.1 ओम। करेक्ट है कि नहीं? 76 अब आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 77 फिर बता रहा हूँ। चुनिंदा 4-5 सवाल हम आपको सेल के ले आकर के दे रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। सेल समझ आएगा, सर्किट का क्वेश्चन लगाने बैठोगे, फिजिक्स लगाने से आती है, केवल थ्योरी सुना लेने से, कहानी सुना लेने से फिजिक्स नहीं आती है, लगाने से फिजिक्स आती है। द रीडिंग ऑफ अ हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर व्हेन सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 वोल्ट। द रीडिंग ऑफ अ हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर, देखिए व्हाट स्टेटमेंट लाया गया है, हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का मतलब जब हाई रेजिस्टेंस शब्द ले आए दैट्स कॉल्ड इनफाइनाइट, दैट्स कॉल्ड रीडिंग ऑफ हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर व्हेन सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 वोल्ट। When the terminal of cell also connected through a 5 ohm resistance, the voltmeter dropped to 1.8 volt. Find the internal resistance of a cell। 2010 का क्वेश्चन है। एक बैटरी है, उसके पास उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तय होगा। उस बैटरी का अपना खुद का ईएमएफ होगा, तय होगा। जब एक हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर यहाँ लगाया गया, हाई रेजिस्टेंस का मतलब ही है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस? वोल्टमीटर का अपना खुद का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। जब हाई रेजिस्टेंस इसकी सीरीज में लगाया गया, मतलब ऐसे क्रॉस लगाया गया, तो इस वोल्टमीटर ने कितना रीड किया? 2 वोल्ट। कितना रीड किया? 2.2 वोल्ट। तो भैया आप ही बताएं, छोटू यहाँ होने के बावजूद क्या वोल्टेज खा पाएगा? नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि यहाँ से जाती हुई कोई करंट यहाँ पास नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? छोटू का तो एग्जिस्टेंस है, लेकिन ये इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट होने के लिए अगर सर्किट की करंट निकालना भी चाहोगे तो भी बाई ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट किसी के साथ जोड़ते हैं इनफाइनाइट, और किसी जब नीचे इनफाइनाइट हो तो जीरो, यानी ऊपर की सर्किट में किसी प्रकार की कोई करंट नहीं। हाँ जीरो, सॉरी जीरो, सर्किट में करंट जीरो होगी। और अगर इस सर्किट में करंट जीरो होगी तो छोटू को हमेशा करंट चाहिए, भूखा रहता है, उसको भोजन चाहिए, और छोटू को भोजन नहीं मिलेगा तो छोटू जिंदा नहीं रहेगा, होते हुए भी डेड नजर आएगा, है कि नहीं? छोटू को भोजन नहीं मिलेगा क्योंकि छोटू के पेट से करंट पास नहीं हुई। तो इसकी मम्मी का जो भी वोल्टेज है वो पूरा का पूरा वोल्टेज भाई साहब नाप लेंगे। इसका मतलब जाने अनजाने जो इस वोल्टमीटर की रीडिंग थी वही सेल का ईएमएफ था, वही सेल का, जो कि क्वेश्चन में बताया गया था 2.2 वोल्ट। करेक्ट है क्या? अब आगे, अब इन्होंने कहा कि इसी सेल को जब एक 5 ओम के रेजिस्टेंस और एक स्विच से कनेक्ट किया जाता है और ये स्विच ऑन कर दिया जाता है, तो ये वोल्टेज तुरंत ड्रॉप होकर के, वोल्टेज तुरंत ड्रॉप होकर के 1.8 रह जाता है। वोल्टेज ड्रॉप होकर के कितना रह जाता है? पहले 2.2 क्यों था? क्योंकि छोटे ने कुछ नहीं खाया था। अब ये वोल्टेज 1.8 क्यों है? छोटू ने खा लिया होगा। ऊपर के सर्किट से तो मुझे लेना देना है ही नहीं, हुआ तो कभी जा ही नहीं थी करंट। लेकिन अब क्या है, नीचे सर्किट में करंट सर्कुलेट होने लगी है, और ये कितने ओम का था? आखिरकार जो वोल्टेज 2.2 वोल्ट था इसका ईएमएफ, वो ड्रॉप होकर के 1.8 क्यों रह गया? कितना खा लिया छोटू ने? 0.4 वोल्ट छोटू ने खाया। क्यों नहीं खाया? तो हुआ क्या, इतना वोल्टेज तो छोटू ने खाया, और क्या हुआ था, बस इंटरनल रेजिस्टेंस से ही पता लगाना था, वो कि हो गया। ठीक है, छोटू ने जो वोल्टेज खाया वो था 0.4 वोल्ट। तो छोटू के वोल्टेज को V अक्रॉस स्मॉल r कहते हैं। टेक्निकली इट इज़ I इंटू स्मॉल r, है कि नहीं? और जो बाकी बचा हुआ है 1.8 वोल्ट था, वो बड़कू खाए होंगे, तो बड़कू ने खाया 1.8 वोल्ट इज इक्वल टू अगेन I इंटू बड़कू का कैपिटल R, बड़कू का, और कैपिटल R की वैल्यू है 5 ओम। कैपिटल R की वैल्यू है, तो सबसे पहले हमें कैपिटल I फाइंड आउट करना चाहिए। ये वो करंट है जो नीचे के सर्किट में दौड़ रही है, ऊपर तो जानी ही नहीं है। तो V अक्रॉस स्मॉल r, हमें पता चल गया छोटू ने कितना वोल्टेज खाया था। करंट तो सेम होगी पूरे सर्किट में,
जो कि कितनी आ चुकी है? क्या स्मॉल आर के चक्कर में आ पाए थे? निकाल के दिखाऊं तभी मानेंगे। 0.4/0.36, इसको ऐसे ऐसे काट दें 10/9, 10/4 से काट दो 10/9, यही आंसर है। 1.1 करीब करीब। 10/9 निकालें कितना आएगा? 1.1 नहीं आएगा। एक और हो जाए। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? कंसेप्ट बन रहा है? ये क्या है? हाथ खुद लगाओगे तब पता चलेगा फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स हमारे बताने से उतना नहीं आएगी, हमारा काम मार्गदर्शन करना है, तुमको उस रास्ते संकट से बाहर निकालना है जिससे तुम शुरू करने से डरते हो। जहाँ वो तुम डर ख़त्म करोगे, अपनी कलम चलाओगे, वहीं से तुम आगे बढ़ोगे। तुम सोचो कि नहीं आज गुरुजी ने पढ़ा दिया है, मज़ा बहुत आया था, तो उस मज़े में कुछ नहीं रखा है, वो तो मेरी ड्यूटी है करना। तुम्हारी अपनी ड्यूटी क्या है समझ लो। अगला सवाल, सारे ऐसे होंगे, इस तरह के सवाल आपको 4 समझ में आ जाएंगे। सल का कोई भी सर्किट आपसे कभी पीछा नहीं छोड़ के भागेगा, आप लगा पाओगे। सवाल एक और है, ए बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट, मतलब इन्होंने अब की बार पत्ता खोल दिया है। एक बैटरी है जिसका EMF 12 वोल्ट है, कर्सिव लेटर का ही कितने वोल्ट? 12 वोल्ट। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, ये भी एक्सप्लेन कर दिया, स्मॉल r = 2 ओम। इस कनेक्टेड टू 4 ओम रजिस्टेंस, इस बैटरी को एक 4 ओम के रजिस्टेंस से कनेक्ट किया है, 4 ओम के रजिस्टेंस से कनेक्ट किया है, एज शोन इन फिगर। दिख रहा है क्या? सो दैट ए वोल्टमीटर व्हेन प्लेस्ड अक्रॉस द सेल, शो करो अगर एक वोल्टमीटर इस सेल के अक्रॉस लगाया जाता, प्लेस्ड अक्रॉस द सेल and register is turn gives the same reading, so that the voltmeter when placed across the cell and across the resistor in turn gives same reading। इस वोल्टमीटर को अगर मैं यहाँ लगाता और फिर इसी वोल्टमीटर को यहाँ लगाता तो दोनों रीडिंग सेम आती है, ऐसा क्वेश्चन को कहना है। दोनों रीडिंग सेम आती, गिव द वोल्टमीटर गिव्स सेम रीडिंग, इट इज़ दिस। चेक करते हैं, देखते हैं सेम रीडिंग आएगी कि नहीं। चलो देखते हैं, ये बैटरी मेरी कितने वोल्ट की है? ऊपर तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो करंट ऊपर जानी तो है ही नहीं, लेकिन ऐसे खूब करंट दौड़ेगी। इसकी रगों में कितना खून बह रहा है पता लगाना पड़ेगा। I = V/R, 2 के साथ 4 की सीरीज 6 है, 2 एम्पियर का इसकी रगों में खून दौड़ रहा है, तो छोटू को भी 2 एम्पियर मिलेगा, तो छोटू कितने वोल्ट खा लेगा? V बराबर आई यार 2 एम्पियर पास हुई, 2 ओम का खुद है, कितने वोल्ट खा लिया? इसकी मम्मी कितने वोल्ट की थी? अपनी मम्मी का कितना वोल्टेज खा लिया? तो कुछ बचेगा, जो बचेगा वो यहाँ पढ़ा जाएगा। वोल्टमीटर तो वही पढ़ेगा जो बचेगा, कि छोटू का पढ़ेगा? वोल्टमीटर क्या पढ़ेगा? वोल्टमीटर इसके अक्रॉस लगा हुआ है ना, तो वोल्टमीटर यहाँ पर जो वोल्टेज बताए वही तो पढ़ेगा। तो वोल्टमीटर को अगर यहाँ लगाया जाता तो वोल्टमीटर कितने वोल्ट पड़ता है? टोटल 12 था, 4 छोटू ने खाया, क्या बचाया? जो बचाया वही तो टर्मिनल है। तो छोटू के खाने के बाद जो वोल्टेज बचेगा वो वोल्टमीटर रीड करेगा। तो वोल्टमीटर ने कितना रीड किया? अब उस वोल्टमीटर को वहाँ से उखाड़िए, कह रहा है अगर यहाँ लगाइए या करके तो ये जो वोल्टमीटर होता वो कितना रीड करता? तो फिर से हमारा जवाब होता 8 रीड करता। क्यों? क्योंकि 2 एम्पियर करंट यहाँ आ रही ना, ये 2 एम्पियर करंट बड़कू के पेट से घुस जाएगी, तो बड़कू में कितना वोल्टेज होगा? 2 × 4 यानी 8 नहीं होगा। तो क्वेश्चन में पूछा दिखाओ कि वोल्टमीटर को यहाँ लगाते तो वही वोल्टेज रीड करता, वोल्टमीटर को यहाँ लगाते तो वही वोल्टेज रीड करता। वो दोनों आंसर 8 आए हैं। वहाँ 8 क्यों आया? क्योंकि 12 वोल्ट की थी उसकी मम्मी, 4 वोल्ट छोटू ने खाया, तो बाकी बचा वोल्टेज वोल्टमीटर ने धराया। यहाँ 8 क्यों आया? क्योंकि वो 2 एम्पियर यहाँ आ रही थी और बड़कू 4 ओम का था, तो 4 दूनी 8 वोल्ट कहलाया। अभी क्लियर हो रहे हैं? एक और, सवालों का तो कोई अंत नहीं होता, ज़िंदगी में हमेशा नए सवालों की गुंजाइश होती है, लेकिन अगर कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गई तो चाहे जो सवाल आए सामने उसे आप क्रैक कर सकते हो। कंसेप्ट क्लियर होने की बात, प्रैक्टिस की बात है। बेईमानी मत करिए, बस वही सब सर्वोपरि है। अगला सवाल आपके लिए कह रहा है, ए बैटरी ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r
gives a current 0.5 ampere with the external resistance 12 ohm and current of 0.25 ampere. When external resistance is 25 ohm, calculate internal resistance and फलाने एंड ढकाने। हो गया। सुनो, कह रहा है एक बैटरी है जिसका ईएमएफ मुझे नहीं पता है, कह दो ई है। हमें ये भी नहीं पता है कि इसका छोटू कितने महीने का हो गया है, स्मॉल है। जब इसे एक 12 ओम के रेजिस्टेंस के साथ, कितने ओम के, 12 ओम के रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टिविटी दी गई, 12 ओम के रेजिस्टेंस के साथ, तो इस सर्किट में 0.5 एम्पियर की करंट पैदा हुई। कितनी करंट पैदा हुई? 0.5 एम्पियर। फिर दूसरा सीन बनाया गया, वही बैटरी यानी वही ईएमएफ, वही बैटरी मतलब वही स्मॉल आर, ये तो बदलते नहीं ना। एक नए रेजिस्टेंस 25 ओम के साथ, कितने 25 ओम है, हाँ 25 ओम के साथ कनेक्ट की गई, बार वाला बदल दिया गया, तो इमीडिएट इस सर्किट की करंट चेंज होके 0.25 एम्पियर हो गई। कितनी हो गई? 0.25 एम्पियर। कितनी हो गई? 0.25 एम्पियर। तो बोला ई और आर की वैल्यू बताओ। तो दो कंडीशन दी हैं तो दो इक्वेशन बनती हैं। तो पहले से ओम का नियम लगा दें सीधे, V बराबर आई आर। सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज कितना है? ई है ना, सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज ई, और सर्किट की इफेक्टिव करंट 0.5 और सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 12 के साथ कैपिटल आर की सीरीज। नहीं हो गया? इस इक्वेशन में जाओ तो ई तो आज भी ई है। सर्किट की इफेक्टिव करंट कितनी है अमन? बदल गई है, लेकिन इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी तो बदल गया है, 25 प्लस स्मॉल आर। अब पढ़े लिखे आदमी है, इसको हल करना अपना काम है। सीधा इक्वेशन डिवाइड मार दें तो ई कैंसिल हो जाएंगे, स्मॉल आर आ जाएगा, और स्मॉल आर को यहाँ बैठा दें, कैपिटल ई आ जाएगा। अब निकालना हो तो ऐसे करें, देखा ऐसे मार दें, इसको 0 बना दें, इसको काट डालें, इसको 2 लिख दें काट के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 25 प्लस आर, 2 इससे मल्टीप्लाई 24, 2 इससे मल्टीप्लाई 2 आर, इस आर को इधर, इस 25 को 24 को इधर, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। स्मॉल आर को उठाओ, यहाँ पटक दो, कैपिटल ई अपने आप आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? तो है ना बढ़िया, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नहीं है? कंसेप्ट बहुत सर्वोपरि है। हाँ बिल्कुल, बड़ी ज़रूरत हो रही थी। तो उम्मीद करता हूँ अभी, हाँ वहीं से खोल दीजिए, क्लियर कंसेप्ट हो गया भैया। और अब हमें लगता है कि आपको भी अपना प्रयास करना चाहिए, और अगर आप ऐसा कर जाते हैं तो बहुत ढेर सारा बवाल यहाँ उपलब्ध है आपको खेलने के लिए। इस बवाल के साथ अपनी ऊर्जा को लगाइए, और बाकी अगर कहीं आप डिसमिस होते हैं, कहीं गड़बड़ कुछ होती है, तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ। सवाल लगाएंगे तो सवाल फंसेंगे, और फंसेंगे तो हम बताएंगे, और वही हमारा दायित्व है। और अगर ये भरोसा आपको हो जाएगी, फंसेगा तो बताया जाएगा, तो आपको भी करने का मन करेगा। आपके पास तो उम्र है, आपके पास वक्त है, कर डालिए। और नहीं, वक्त बीतने के बाद तो कुछ बचता नहीं है। यही पढ़ने के लिए यहाँ से कलकत्ता कोटा तक की दौड़ लगाओगे, मिलेगा इतना ही केवल, और वह भगवान ही मालिक है कि ठीक से समझ में आए, मिलेगा इतना ही, इसके आगे कुछ ज्ञान नहीं है, समझ जाना। हो गया।